बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। आज की वीडियो में हम लोग एक ऐसी थेरेपी के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत सारे जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के अंदर इस्तेमाल होती है। इन डिसऑर्डर्स में मूड डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, एडिक्शन, डिपेंडेंस, टिक और साइकोटिक डिसऑर्डर शामिल हैं। इस थेरेपी का नाम है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जिसे हम लोग CBT कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग जिन इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कवर करने वाले हैं उसमें हम लोग CBT की डेफिनेशन देखेंगे, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ टू थेरेपीज यानी कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी देखेंगे। इसके अलावा CBT इंट्रैक्शन देखेंगे और CBT मॉडल देखेंगे। इसके अलावा हम लोग ये देखेंगे कि CBT को कब यूज़ किया जाता है, इसका प्रोसीजर क्या है, CBT और मेडिकेशन। इसके अलावा लेंथ ऑफ CBT थेरेपी एंड कौन कौन लोग जो हैं वो CBT प्रोवाइड कर सकते हैं और इसके क्या क्या रिस्क हैं। CBT stands for Cognitive Behavioral Therapy। CBT साइकोथेरेपी की एक शॉर्ट टर्म और प्रैक्टिकल किस्म है जिसकी मदद से लोग ऐसे स्किल्स और ऐसी स्ट्रेटजीज सीखते हैं जिससे वो हेल्दी रहें। CBT यूज करते हुए हम लोग जो है वो हेयर एंड नाउ के ऊपर फोकस करते हैं, यानी जो डे टू डे लाइफ प्रॉब्लम्स आते हैं हम लोग उनके ऊपर काम करते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू लोग इस चीज़ के बारे में जानते हैं कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है और वो किस तरह उन चीज़ों को परसीव कर रहे हैं, किस तरह से उन चीज़ों को समझ रहे हैं और उनकी जो समझ है वो किस तरह से उनकी फीलिंग्स के ऊपर इफेक्ट कर रही है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी एक स्ट्रक्चर्ड थेरेपी है। इसके अलावा इसके सेशंस जो हैं वो 6 से 20 सेशंस होते हैं मोस्टली, और ये सेशंस जो होते हैं वो क्लाइंट की सिचुएशन और उसके प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करती है। इसके अलावा CBT जो है वो प्रॉब्लम फोकस्ड है और गोल ओरिएंटेड है, यानी कि हम लोग अपने गोल और अपने प्रॉब्लम के ऊपर जो है वो मेन फोकस करते हैं और ये ऐसी स्ट्रेटजीज और ऐसे स्किल्स सिखाती है जिससे इंसान की लाइफ में इम्प्रूवमेंट आती है और वो हेल्दी जो है वो लाइफस्टाइल जीने लगता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ CBT। साइकेट्रिस्ट एरन बेक ने 1960s में CBT इन्वेंट की थी। एरन बेक को फादर ऑफ कॉग्निटिव थेरेपी एंड फादर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है। एरन बेक जो था वो डिप्रेशन के क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था और उनके साथ काम करते हुए उसने ऑब्जर्व किया कि उनकी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो उनके बेस बनती हैं उनकी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन की, यानी कि उनकी कॉग्निशन में प्रॉब्लम की। और जो बेक है उसने इस थेरेपी को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी इसलिए कहा था क्योंकि इसके अंदर बिहेवियरल थेरेपी की टेक्निक्स भी यूज़ की जाती हैं। बेक जब क्लाइंट्स के साथ काम कर रहा था उस वक्त उसने बेसिकली जो चीज़ ऑब्जर्व की थी वो ये की थी कि हमारी जो थॉट्स हैं और हमारी फीलिंग्स हैं इनका आपस में कोई ना कोई लिंक है और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कॉम्बिनेशन ऑफ टू थेरेपीज यानी कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी को कंबाइन करके एक नई थेरेपी बनाई गई जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियरल थेरेपी दोनों की जो टेक्निक है वो इस चीज़ के ऊपर बेस करती हैं कि जो हमारी हेल्दी थॉट्स होती हैं वो हमारे हेल्दी फीलिंग्स और हेल्दी बिहेवियर्स को लीड करती हैं। कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर बेसिकली इंसान की नेगेटिव थॉट को, जो इंसान इश्यूज़ के बारे में सोचता है, उसको चेंज करना होता है। मनफी सोचों की वजह से हमारा जो बिहेवियर है और हमारी जो फीलिंग है वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा इंसान जो ये समझता हो कि वो मोहब्बत के काबिल नहीं है या इज़्ज़त के काबिल नहीं है, वो अपने आप को सोशली लोगों से दूर कर लेगा और अलग थलग रहेगा। इसके अलावा वो बहुत ज़्यादा शाय महसूस करेगा। कॉग्निटिव थेरेपी में हम लोग उसकी नेगेटिव थॉट को चैलेंज करते हैं और उसे पॉजिटिव में चेंज करने की कोशिश करते हैं और उसकी नेगेटिव फीलिंग्स को हम लोग चैलेंज करते हैं ताकि हम लोग उसको जो है वो एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ लेके आए। बिहेवियरल थेरेपी में हम लोग इंसान को ऐसी टेक्निक्स और ऐसे स्किल्स सिखाते हैं जिसके थ्रू हम उसके बिहेवियर को चेंज करते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐसा पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा शायली बिहेव करता है किसी पार्टी में, किसी फंक्शन में, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स हैं और बहुत ज़्यादा नेगेटिव फीलिंग्स हैं अपने बारे में। इसी वजह से जो है वो लोगों के साथ घुल मिल नहीं पा रहा और उसके सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब हैं। बिहेवियरल थेरेपी के अंदर इंसान को हम लोग ऐसे बिहेवियर सिखाते हैं जो कि उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शाय पर्सन है तो उसको हम थेरेप्यूटिक प्रोसेस के दौरान कन्वर्सेशनल स्किल सिखाएंगे ताकि वो उसके सोशल स्किल इंप्रूव हों और वो जब सोसाइटी में जाए, लोगों से घुले मिले तो वो रिलैक्स फील करे। जो इंसान जो है वो रिलैक्स फील करेगा उसकी नेगेटिव थॉट्स कम होती जाएंगी और वो उस सिचुएशन के अंदर एडजस्ट करता जाएगा। अब हम बात करते हैं CBT मॉडल के बारे में।
वर्किंग मॉडल ऑफ CBT। बेसिकली इसके अंदर ये बात की जाती है कि हमारे जो कोर बिलीफ हैं उसकी वजह से हमारी ऑटोमेटिक थॉट्स आती हैं। कोर बिलीफ ऐसे बिलीफ होते हैं जो कि हमने अपने अंदर बना लिए होते हैं, जैसे कि हम लोग अपने आप को जो है समझ लेते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मैं मोहब्बत के काबिल नहीं हूँ। इसकी वजह से हमारी ऑटोमेटिक्स कुछ थॉट आती हैं। ऑटोमेटिक थॉट किसे कहते हैं? ऐसी सोचें जो किसी भी रीजनिंग या किसी लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बेस नहीं करती हैं और जब भी कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन आती है तो हमारे माइंड में आना शुरू हो जाती हैं, उसे हम लोग ऑटोमेटिक थॉट कहते हैं। यानी बगैर सोचे समझे आने वाली जो सोचें हैं उन्हें हम ऑटोमेटिक थॉट कहते हैं। कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन किसे कहते हैं? तो हमारी रीजनिंग में प्रॉब्लम आती है, यानी हम लोग किसी भी सिचुएशन में आते हैं और उसके बारे में फ़ौरन से कोई अजम्पशन या मिसकंसेप्शन बना लेते हैं, उसे हम लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। मिसाल के तौर पर किसी बात को सोचे समझे बगैर उसके किसी एक नतीजे पर पहुंच जाना, या ज़िंदगी में किसी एक वाक़या के ऊपर होने वाले नतीजे को हम अपने माइंड में रखते हुए तमाम ज़िंदगी के वाक़यात और तमाम सिचुएशंस में उसी वाक़यात के नतीजे को हम लोग अप्लाई करना शुरू कर दें, ओवर जनरलाइज करना शुरू कर दें। या इंसान जो है वो एक्सटर्नल इवेंट्स को अपने साथ जो है वो जोड़ना शुरू कर दे, जिसकी कोई बुनियादी वजह ना बन रही हो, यानी कोई कनेक्शन ना बन रहा हो, कोई सेंस ना बन रही हो, बगैर किसी सेंस के चीज़ों को जोड़ना शुरू कर दे। दूसरों की इम्परफेक्शन के ऊपर या पास्ट के वाक़यात को लेकर उनके ऊपर लेबल करना या उन पर इल्ज़ामात लगाना या मिसलेबलिंग करना, ये सारा कुछ जो है इसके अंदर शामिल है। या किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा ही दिल पर ले लेना या बिल्कुल ही उसको इम्पोर्टेंस ना देना, ये हमारी कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस के अंदर चीज़ें शामिल हैं। आम अल्फाज में कही जाने वाली बात यह है कि हमारे किसी माजी के बिलीफ की वजह से, किसी यकीन की वजह से आने वाली हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो हमारे सोच को जो है वो मनफी बना देती हैं, जिसे हम लोग कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन कहते हैं। बेसिकली CBT में इस बात के ऊपर फोकस किया गया कि हमारी जो थिंकिंग है, हमारी फीलिंग्स है और हमारे एक्शंस हैं वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। मिसाल के तौर पर अगर इंसान के दिमाग में ये सोच आ रही है कि वो किसी चीज़ के काबिल नहीं है और लोग उससे नफ़रत करते हैं, तो क्या होगा कि उसके बिहेवियर ऐसा हो जाएगा कि वो उन लोगों से दूर रहने लग जाएगा और उसके साथ उसको फीलिंग आएंगी डिप्रेशन की। अगर फॉर एग्जांपल एक इंसान है जो उसको लग रहा है कि तमाम लोग उसको देख रहे हैं, किसी सोशल सिचुएशन में है और लोग उससे जो है वो बहुत ज़्यादा नोट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो बहुत ज़्यादा शाय फील करेगा और ऐसे सिचुएशन को अवॉइड करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा उसके अंदर एंजाइटी की फीलिंग्स आएंगी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बहुत सारे मेंटल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है। मेडिकेशन की निस्बत अगर हम CBT यूज़ करें तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। ये हमें अपने इमोशंस फाइंड करने के लिए और उन्हें आइडेंटिफाई करने के बाद मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थेरेपी है। इसके अलावा हमें स्ट्रेसफुल सिचुएशन में किस तरह से रिएक्ट करना है, किस तरह से स्ट्रेसफुल सिचुएशन को हम लोगों ने हैंडल करना है, हमें ये बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें सिखाती है। इसके अलावा हमारे रिलेशनशिप को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, और हम लोग अगर किसी ट्रॉमा से गुजरे हैं, किसी लव्ड वन की डेथ हो गई है, तब भी ये थेरेपी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसके अलावा बहुत सारे मेंटल इलनेस डिसऑर्डर्स को जो है वो कूप करने के लिए यूज़ होती है। इसके अलावा ये जो हमारे फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, क्रॉनिक फिजिकल सिम्टम्स, उनको मैनेज करने के लिए भी यूज़ की जाती है। इसके अलावा कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी जो है वो स्लीप डिसऑर्डर्स, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स, डिप्रेशन, बाइपोलर डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर, फोबियाज, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स को भी ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। प्रोसीजर ऑफ कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जब भी हमारे पास कोई क्लाइंट आता है उसके प्रॉपर असेसमेंट करने के बाद, उसकी हिस्ट्री जानने के बाद, रेपो बिल्डिंग के बाद हम लोग जो है इस चीज़ के ऊपर आते हैं कि क्लाइंट को कौन सा डिसऑर्डर है, और उसके डिसऑर्डर के बाद हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी थेरेपी क्लाइंट के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने उसकी थेरेपी डिसाइड करनी है, उसके बाद उसके गोल्स देखने हैं कि कौन कौन से गोल्स हैं, सेशंस की लेंथ कितनी होगी और कितने हमें सेशंस रिक्वायर्ड होंगे क्लाइंट का ट्रीटमेंट करने के लिए। CBT आमतौर पर 3 स्टेप्स के ऊपर जो है वो मुश्तमिल होती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी अमूमन 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल होती है। सबसे पहले तो हम लोगों ने इंसान की ट्रबलिंग सिचुएशंस को फाइंड करना होता है और उसकी कंडीशन को देखना होता है कि लाइफ में उसकी क्या कंडीशन जा रही है, इसकी मेडिकल इश्यूज़ के बारे में जानना होता है और मेडिकल कंडीशंस के बारे में जानना होता है, उसकी डाइवोर्स, उसके अगर कोई इसकी लाइफ में ऐसा वाक़या हुआ है जैसे किसी लव्ड वन की डेथ हुई है या उसके अंदर एंगर के सिम्टम्स आ रहे हैं, इन सब चीज़ों को जानना होता है और एक गोल बनाना होता है क्लाइंट के साथ मिलकर कि हमने किन चीज़ों के ऊपर काम करना है।
हमने क्लाइंट के थॉट्स, उसके इमोशंस और उसकी बिलीफ, जो उसके प्रॉब्लम के बारे में, उससे अवेयर होना होता है। थेरेपी के दौरान थेरेपिस्ट क्लाइंट के अटेंशन उसके नेगेटिव थॉट्स और इनएक्यूरेट थिंकिंग के बारे में लेकर आता है। उसे कहता है कि डिफरेंट सिचुएशन में अपनी तवज्जो जो है अपनी फिजिकल, इमोशनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज की तरफ जो है वो मरकूज करे और उनके बारे में जानने की कोशिश करे। टेक्निक्स ऑफ CBT, ACT, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, ABA, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस, CFT, compassion focused therapy, journaling, cognitive restructuring, CR, acceptance and commitment therapy। इस थेरेपी में थेरेपिस्ट ट्राई करता है कि वो अपने क्लाइंट को ये चीज़ समझाए कि वो अपनी थॉट्स को, अपनी फीलिंग्स, सेंसेशन, मेमोरी और अपने प्राइवेट इवेंट्स को जैसे कि शेम, गिल्ट, एम्बैरेसमेंट वगैरह जो है उनको खुद कंट्रोल करने की कोशिश करे। एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी का मेन जो गोल होता है वो ये होता है कि इंसान को साइकोलॉजिकल फ्लेक्सिबिलिटी जो है उसके अंदर इंक्रीज की जाए। इसके अलावा इंडिविजुअल के जो पर्सनल वैल्यूज़ हैं और उसके एक्शंस हैं और उसकी जो मीनिंग है उसकी लाइफ में, उसको जो है वो क्लैरिफाई किया जाए। नेक्स्ट CBT की जो टेक्निक है इसे हम ABA कहते हैं, यानी अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। इसके अंदर हम लोग बिहेवियर मॉडिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, यानी इंसान के अनएक्सेप्टेबल बिहेवियर को एक्सेप्टेबल बिहेवियर के साथ रिप्लेस करने की कोशिश करते हैं। ABA के अंदर हम लोग इंसान का जो टारगेट बिहेवियर और उसके एनवायरनमेंट के दरमियान जो फंक्शनल रिलेशनशिप होता है उसे जानने की कोशिश करते हैं। ABA जो है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, क्रिमिनल बिहेवियर, सब्सटेंस अब्यूज और फोबियाज वगैरह के पेशेंट के साथ इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट CBT की टेक्निक का नाम है कंपैशन फोकस्ड थेरेपी, CFT। इस थेरेपी का एम इमोशनल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करना है और इसमें क्लाइंट को जो है अपने बारे में और दूसरों के बारे में कंपैशनेट फील करवाया जाता है। अपने और दूसरों के बारे में कंपैशनेट फील करना एक बेस्ट इमोशनल रिस्पॉन्स है जो कि हमारी वेलबींग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। CBT की नेक्स्ट टेक्निक का नाम है जर्नलिंग। जर्नलिंग में हम लोग अपने थॉट्स और अपने व्यूज़ को लिखते हैं। इसके अंदर हम अपने रिएक्शंस को लिखते हैं डिफरेंट लोगों के बारे में, डिफरेंट इवेंट्स के बारे में या डिफरेंट सिचुएशंस के बारे में, या जो चीज़ हम देख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं उन सब चीज़ों के बारे में। लेकिन यहाँ पे एक बात याद रखने वाली है कि जो जर्नलिंग है उसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम लोग एक डायरी लिख रहे हैं, क्योंकि जर्नलिंग के लिए हम लोग कुछ ख़ास स्पेशल इवेंट्स को चूज़ करते हैं जिनको हम समझते हैं कि हाँ ये वाकई ही इवेंट्स जो हैं लिखने के काबिल है। नेक्स्ट टेक्निक है कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग से हमें पता लग रहा है कि हम लोगों ने अपनी थॉट्स को जो है वो दोबारा से बिल्ड करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग अपनी नेगेटिव और प्रॉब्लमेटिक कॉग्निशन को जो है वो पिक करते हैं और उसको हम लोग एक ऑल्टरनेट थॉट दे देते हैं जो कि एक पॉजिटिव थॉट होती है, और उसको नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव थॉट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। लेंथ ऑफ थेरेपी यानी कि थेरेपी कितनी देर तक चलेगी, ये इंसान की जो है वो बहुत सारे फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है कि कितनी देर तक चलेगी, प्रॉब्लम किस किस्म का है, किस किस्म के सिम्टम्स हैं, कितनी सिवियरिटी है, फैमिली सपोर्ट है कि नहीं है, इसके अलावा प्रोग्रेस का रेट क्या है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। अमूमन जो CBT है, CBT को एक शॉर्ट टर्म हम लोग थेरेपी कहते हैं जिसके आम तौर पर 10 से 20 सेशन होते हैं और इसमें ख़त्म हो जाती है, लेकिन हम बाकी फैक्टर्स को देख के इसकी लेंथ जो है उसको डिसाइड करते हैं। CBT एंड मेडिकेशन हमेशा जो है वो क्लाइंट के लिए लाजमी नहीं होती। CBT जो है वो मेडिकेशन की तरह ही इफ़ेक्टिव थेरेपी है जो कि डिप्रेशन और एंजाइटी के पेशेंट्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, और इसका जो रिज़ल्ट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है और क्लाइंट के अंदर बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कौन कौन प्रोवाइड कर सकता है? कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी काउंसलर्स, साइकोलॉजिस्ट, थेरेपिस्ट, ईदर इन वन थेरेपी सेशन और स्मॉल ग्रुप और ऑनलाइन सेशंस में भी जो है ये प्रोवाइड की जाती है। अब CBT करते हुए हमें किस किस्म के रिस्क फैक्टर्स का सामना करना पड़ता है? एक तो ये कि हमारी ये पेनफुल फीलिंग्स को एक्सप्लोर करती है, इमोशंस को, एक्सपीरियंसेस को, और हो सकता है कि क्लाइंट जो है वो इमोशनली अनकंफर्टेबल फील करे या रोने लग जाए या अपसेट फील करे या बहुत गुस्सा भी करे या फिज़िकली जो है वो अच्छा फील ना कर रहा हो।
लेकिन अगर ये थेरेपी एक एक्सपर्ट थेरेपिस्ट प्रोवाइड करता है तो बहुत ज़्यादा कम चांसेस हैं कि रिस्क फैक्टर्स क्लाइंट के ऊपर इम्पेक्ट करेंगे, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि क्लाइंट जो है वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और उसकी थेरेपी सक्सेसफुल रहेगी। ये वीडियो ख़ास तौर पर मैंने अपने कुछ साइकोलॉजी फेलोज़ और स्टूडेंट्स के लिए बनाई थी जिन्होंने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि CBT के ऊपर वीडियो बनाएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और अगर आप न्यू कोई वीडियो चाहते हैं तो हमें कॉमेंट में बता सकते हैं कि किस टॉपिक पर चाहिए।